जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर और आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी 2020 की ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, डीएनए कटिहार में 22/2/2020 को यह एग्ज़ाम संपन्न हुआ था। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आज की जो पहली प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या बोला जाता है। देखिएगा, आप ध्यान से आपको देखते जाना है किस तरीका का, किस लेवल का एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। आज तो आपको कहने के लिए नहीं रहेगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सामने ओरिजिनल प्रश्न पेपर लेकर के आए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, तो देखिएगा ध्यान से और पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको ऑप्शन भी बताते जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश या चौथा कर्नाटक। ठीक है, यदि आपको सही आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद कर लेना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन ये होगा, असम होगा। असम में ही कामाख्या देवी की मंदिर अवस्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी कि आज की दूसरी नंबर प्रश्न। कहा जाता है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है। ऑप्शन है परमवीर चक्र, आपका है शौर्य चक्र, कृति चक्र या अशोक चक्र। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, तो सही आंसर आपको लगा लेना है। सही आंसर कौन सा होगा आपको बतला देते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र, है ना। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो है परमवीर चक्र दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की तीसरी नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। कहा जाता है कि मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है। कार्ल मार्क्स को, ल्यू ब्लॉक को, एम राय को या फोरियस को। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर इसका क्या होगा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का मुख्य समर्थन माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन जो है, यह नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सही उत्तर आप लोग लगा लिए होंगे, कौन सा होगा। ऑप्शन ये इसका भी है, यानी कि आप देख रहे हैं लगातार ऑप्शन ये आ रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की पांचवी नंबर प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी। देखिए, किस लेवल की प्रश्न होती है आपकी एग्जाम में, बस देख लीजिए। और बाकी का जो इससे पहले 6 प्रश्न, यानी 6 को मॉडल प्रश्न सेट लेकर के आए थे, आप खुद मिला लीजिएगा कि इसी प्रकार का प्रश्न सेट आपका तैयार था या नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखी थी। ऑप्शन है सूरदास, वेद व्यास, कालिदास या वाल्मीकि। तो आपको पता होना चाहिए कि रामायण ग्रंथ किसने लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण लिखे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न, कहा जाता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या कोलकाता। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। आपको बतला दें कि 7 जनवरी 1935 को राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कोलकाता में हुआ था, और इसके बाद 1951 ईस्वी में इसका स्थानांतरण दिल्ली में हो गया है। यानी कि अभी तत्काल में देखा जाए तो दिल्ली में हो आपका, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, कोलकाता है, तो आंसर कौन सा लगा लेंगे, कोलकाता ही लगा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज की 7वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है।
कहा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुई थी, है ना। मराठा को कौन हराया था, तो अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी। क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन है, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली, जहांगीर और शेर शाह सूरी। आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। इन्होंने लगाया था डी, लेकिन डी गलत है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, देहरादून, शिमला, मंडी या हमीरपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिमला। ठीक है, इसी तरीका का भाई मेरे, इसी तरीका का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको हाई फाई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं नंबर प्रश्न, कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मेलबोर्न, दुबई, नई दिल्ली या लंदन। ठीक है, चार ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दुबई में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। ठीक है, कहां में है, दुबई में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है, चेन्नई, कोणार्क, गोवा या मदुरई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोणार्क। ठीक है, कोणार्क शहर में आपका सूर्य मंदिर है। ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क शहर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 11 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है इस प्रश्न में क्या बोला जाता है। देखिएगा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। कहा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिमंडल। चार ऑप्शन है, सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर होगा मेरे भाई बी, है ना। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन है कृष्ण, वाल्मीकि, कालिदास या वेदव्यास। आपको पता होगा गीता में किसकी बात लिखी गई है, तो कृष्ण की कही गई बात लिखी गई है, जो कि लिखे कौन है, वेदव्यास ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है, यानी रुपया मुद्रा। तो इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल या भूटान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। ठीक है, कौन कौन देश में रुपया चलता है, यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो आप हमारे जीके और जीएस का जो ट्रिक का फाइल बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा करके आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीका से आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 14वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। 14वीं नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहा जाता है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, जयदेव या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कौन सा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 15 नंबर प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन पता चल रहा है, दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ करके बता रहे हैं, आप सुन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, बाबर। क्योंकि मुगल साम्राज्य का भारत में स्थापना या संस्थापक कौन है, बाबर को माना गया, बाबर किया था। ठीक है, ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो गया इसका। अब जो है सेक्शन बी का, यानी कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समान विज्ञान। समान विज्ञान का क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है।
भारी किरण के बारे में आपको बोला जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या अल्फा किरण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अल्फा किरण जो होता है वो सबसे भारी किरण है, सबसे हैवीएस्ट किरण है, हैवीएस्ट रे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हास्य गैस, हास्य गैस को अंग्रेजी नाम है लाफिंग गैस, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? N2O, NO, NO2 या N2O5। बेचारे लगा लिए हैं सी ऑप्शन, लेकिन सी होगा नहीं। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, N2A, N2O। ठीक है, N2O होगा 17 नंबर प्रश्न का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 18 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। कहता है BCG टीके का उपयोग खाली स्थान की रोकथाम के लिए किया जाता है। तपेदिक, प्लेग, डेंगू या टाइफाइड। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तपेदिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन से हड्डी को मजबूती मिलती है? ऑप्शन नहीं से ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन क्या है? डी, सी, ए या बी। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन वी। तो इसका सही उत्तर होगा सूरज के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, जो कि हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट, उत्कृष्ट गैस का मतलब नोबेल गैस है ना, अक्रिय गैस नहीं है? ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम या आर्गन। देखिएगा, हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन भी अक्रिय गैस है, आर्गन भी अक्रिय गैस है, लेकिन ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन से संपन्न होती है? ठीक है, ऑप्शन है तांबा, सोना, चांदी या लोहा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आप अपना सही आंसर लगा लीजिए क्या सही होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, लोहा। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन क्रिया के लिए आपको आयरन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो है 22 नंबर प्रश्न, देखिएगा 22 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहा जाता है कि संतरे में विटामिन खाली स्थान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है ए, बी या डी या सी। कौन सी विटामिन की जरूरत होता है जो कि संतरे में पाया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी, ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी जो होता है वह संतरे में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ। बर्फ का गलनांक होता है कितना डिग्री? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही उत्तर क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ही बर्फ का गलनांक शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पीतल में खाली स्थान शामिल है, यानी कि पीतल मिश्रण है किसका? पीतल जो है मिश्र धातु होता है, वह किस चीज का? ऑप्शन है कॉपर और टिन, कॉपर और सिल्वर, कॉपर और निकेल, कॉपर और जिंक। यदि आपको ट्रिक पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देते हैं। पिताजी, ठीक है, पिताजी यदि आपको याद है तो आपको काम बन गया, आपका काम क्या हो गया? बन गया। पी फॉर पीतल, ता फॉर तांबा और जी फॉर जिंक या जस्ता, यानी कि तांबा यानी कॉपर और जिंक से बना हुआ है कौन? पीतल धातु। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, ये डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न। कहा जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु घेरा या परमाणु भार, परमाणु आयतन या परमाणु संख्या। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परमाणु संख्या पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है?
ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन या हीलियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस। ठीक है, इसी लेवल का यानी कि नॉर्मल लेवल का मेरे भाई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसी लेवल की तैयारी करें। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इसी लेवल की तैयारी कराते आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यह कुल मिलाकर के आपके सामने 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आपका 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट आ चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो कृपया बारी बारी करके उसे भी देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है 27 नंबर प्रश्न कहता है कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। ठीक है, ग्रेफाइट, कोयला, अभ्रक या कार्बन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है। ब्लड जो है वह प्यूरिफाई किस अंग में होता है। अंग का नाम बताना है, गुर्दा, फेफड़ा, हृदय या आंत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका कौन सा हो गया, गुर्दे में। ठीक है, गुर्दे के अंदर, यानी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 29 नंबर प्रश्न कहा जाता है निम्न में से कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है। एल्युमिनियम, तांबा, क्रोमियम या टिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। टेलीस्कोप, बाइस्कोप, पेरिस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन सी कहने का अर्थ हुआ कि मैथ का प्रश्न, या मैथ का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। कहा जाता है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होना चाहिए समभुज कहा है, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज जिसका एक भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बना लीजिएगा। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप यदि रख देंगे आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या होगा, भुजा का वैल्यू कितना है, तो भुजा का वैल्यू दिया हुआ है 12, यानी कि भुजा के जगह पे क्या लिख देंगे, 12 गुना 12। अब इसे काट लेते हैं तो 12 4 12, यानी 12 तिहाई 36√3। क्या आ गया, 36√3। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी सही हो रहा है। 36√3 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो, है ना। अब ऐसे प्रश्नों के लिए क्या किया जाता है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसे क्या कर लेना है, भाग लगा लेना है। कितना से, 17 से। ठीक है, भाग लगाते जाएंगे। ठीक है, आपको भाग लगाने के बाद यानी कि सबसे पहले जो लगेगा कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, उसके बाद 8 से लग जाएगा, उसके बाद फिर से 8 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा। आपको लगा करके देख लेना है, और लगाने के बाद आपको अंत में जो शेष बचने वाला है वह कितना बचने वाला है,
5 बचने वाला है। ठीक है, शेष कितना बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि यदि 5 शेष यदि 5 नहीं होता तो यह संख्या पूरे पूरे क्या हो जाता? कट जाता। लेकिन 5 शेष बच रहा है इसलिए नहीं कट रहा है, तो इस संख्या में क्या कर लेना है? 5 घटा देना है। जब 5 घटा लेते हैं तो संख्या कितना हो जाता है? 9 9 9 9 और 9 में से 5 गया इक्वल टू 4। यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। 9 9 9 9 4 9 एक अंत में 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? कहा जाता है कि एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं तो जो धीमी पाइप है, यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो यहां देख लीजिए जो स्लो पाइप है वह जो है टंकी को कितना समय में भर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही हल्का है। देखिएगा, एक का कैपेसिटी है, एक मान लेते हैं 1 और 1 3, यही दिया हुआ है कि 3 गुना स्पीड से एक भरता है, एक 3 गुना स्पीड से कम भरता है। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना पहले भर देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यानी कि ये स्लो, ऐसे मान लेते हैं कि यह 1 लीटर भरता है तो उतना ही देरी में कितना लीटर भर देता है? 3 लीटर भर देता है। यह क्या है? स्लो है, और यह क्या है? फास्ट है। अगर दोनों मिलकर के काम करे तो कितना देर लग जाएगा? 1 मिनट में कितना भर देगा? तो 1 मिनट में 4 लीटर भर देगा। ठीक है, लेकिन कहता है 30 मिनट तक काम किया, तो 30 मिनट में टोटल कितना भर जाएगा? तो 4 से गुना कर लीजिए, 4 × 12 120 लीटर। कितना लीटर? 120 लीटर कितना देरी में भरा गया? 120 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट में 120 लीटर भरा गया। यहां तक क्लियर हो गए? अब कहता है कि यदि धीमी गति वाला अकेले भरे तो कितना देरी लगेगा? धीमी गति वाला कितना लीटर भर रहा है? हर 1 मिनट में 1 लीटर, तो कितना देरी लग जाएगा? 120 मिनट। अब 120 मिनट यदि ऑप्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में क्या है? घंटे में दिया हुआ है, तो 120 मिनट इक्वल टू कितना घंटा? 2 घंटा। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आपको लघुत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। आपको 8 10 15 16 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। कितना आएगा? 240 आएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 35 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में। कहता है कि 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला आप याद रखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। हम आपको कैसे बताते हैं उसके लिए देखिएगा, सूत्र देते हैं +-x +-y +-x गुना y/100। ठीक है, ये सूत्र से हम लोग बनाते हैं। अब देखिएगा, प्लस कहां पे लेना है? तो जहां पे प्रॉफिट का बात हो वहां पे प्लस लीजिएगा, और जहां पे हानि की बात हो, लॉस की बात हो, वहां पे माइनस लीजिएगा। यहां पे कहता है कि डिस्काउंट करने की बात आ रहा है। क्या करने की बात आ रहा है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब छूट, यानी कि माइनस हो रहा है, यानी x और y दोनों का वैल्यू माइनस में लेना है। पहले में देखिएगा 10 और 20 है, उसी तरीका से ले लेते हैं -10 और -20, दोनों माइनस में हो जाएगा x और y। अब देखेंगे गुना में है तो एक माइनस माइनस गुना में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 10 गुना 20/100। यहां तक क्लियर हो गए? अब इसे काट लेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 20 और 10 30, -30 और -30 और प्लस कितना हो गया? 2 हो गया।
यानी कितना हो गया -28, माइनस क्या हो गया 28 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या करना है, फिर से जो आया उसी को लिखना है, -28 ये लिख दिए और एक और दिया हुआ यहाँ क्या किया, इस बार 30 लिखना है तो -30 दो बार करना होगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक है 28 और एक है 30। ठीक है, इस तरीका से लिख दिए, बटा 100 कर लेना है, काट दीजिए। अब नहीं काटें क्योंकि 10 से 10 हो गया और क्या हो गया, अब नहीं काटे, बस घटा लीजिए। क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे गुना करेंगे तो 0, जोड़ेंगे तो 0, 8 की 8 और 3 और 2 5, -58 आ गया। ठीक है, -58 आ गया और प्लस में कितना आया, तो गुना कर लीजिए। 8 तिहाई 24 की 4, हाथ में रहा 2। ठीक है, और 3 दूना 6, 6 और 2 8, 84 आ गया। 88 84, एक अंक के बाद दशमलव दे दे क्योंकि बटा में 10 है। अब इसे घटा लेते हैं। ठीक है, तो घटाने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो आंसर है 49.5 आएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 800 क्या है, पुरुष है, लिख दिए। पुरुषों का अनुपात क्या है, 5 है, यानी 800 जो वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, 5 का। जो निकालना हो हमेशा गुना में होता है, बार बार आपको बतलाते आ रहे हैं, शुरू से अंत तक आपको यही चीज बतलाते आ रहे हैं। यानी कि आप हमारे साथ 6 पहले भी प्रश्न सेट लगा चुके हैं, आपको ऐसे प्रश्न बनाने का आदत हो गया होगा। कहता है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं की संख्या कितना है, 3 के अनुपात में है, 3 का वैल्यू निकाल देना। 16 पचे 80 यानी 160 मरतबे कट गया। अब क्या कर लेना है, 16 48, 480 गुना कर लिए, कितना आ गया, 480। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो रहा है ना, 480 इसका आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिएगा, एक राम है जो कि 10 दिन में कर रहा है और मोहन उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सबसे पहले आपको अगला स्टेप क्या बनता है कि एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, हो गया। अब क्या करना है ना, भाग लगा लेना है, तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। यदि दोनों मिलकर के काम करें तो 3 और 2 5, एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5 काम कर लेता है एक दिन में। टोटल काम जो एलसीएम होता है वही टोटल काम होता है, तो टोटल काम कितना हो गया, 30। भाग लगा लेंगे, कितना दिन में दोनों मिलकर कर लेंगे, 6 दिन में, क्योंकि 6 पंजा 30, कितना दिन आ गया, तो 6 दिन। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज की 38 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जाता है। कहता है कि किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उसका अंतर 13 है। अब देखो, चाहे तो आप फॉर्मूला से बना सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा आपका दिमाग चलता है, कॉमन सेंस लगाने जानते हो तो आप बना लोगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके पास दिया हुआ, कहता है कि दो संख्या को जोड़ो तो 25 आ जाए। अब इसमें से जोड़ के देख लो, इसको जोड़ते हैं, 21 और 4 25, सही है। अगला कहता कि तथा उसे घटाओ तो 13 आ जाए। 21 में से 4 घटाएंगे 13 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे 14 में से 11 घटाएंगे 13 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ घटा लो, 12 में से 13 घटाएंगे 13 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ देख लो, 19 में से 6 घटाएंगे 13 आएगा, आएगा। यानी कि आपको एक ही ऑप्शन, आप सिर्फ ऑप्शन से ही बना सकते हो, बहुत बढ़िया तरीका से बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है तो आप बना लीजिएगा। क्या होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या सिर्फ क्षेत्रफल बोले, बात एक ही चीज है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, 4 पाई r स्क्वायर, है ना। इसी पे मान रख दो, 4 हो गया
गुना पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 लगा लिए। और क्या कर ले, फिर गुना आर का वैल्यू कितना है 7 दिए हुए, तो 7 गुना 7 कर लेते हैं। ठीक है, अब इस तरीका से एक साथ कट गया। 22 गुना 4 गुना 7 करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा ए सही, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 39 का ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 40 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। देखो आपको कितना बार बताए हैं कि यदि औसत आयु रहे दिए हुए तो कुल आयु निकाल लेंगे। कुल आयु निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। तो देखिएगा कुल आयु 12 लड़का है और 20 वर्ष है आयु, तो गुना कर लीजिए, 120 हो गया। यहां पर क्या है 11 लड़का है और 9 है, तो 11 99 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 11 था लड़का, यहाँ पर 12 लड़का था, जो एक लड़का छूट गया उसका औसत आयु, उसका आयु निकालना है, औसत आयु नहीं कुल आयु। तो सिंपल से घटा लो, 1 हो गया, यहाँ 11 में से 9 गया, 9 9 10 11, 9 2 11, कितना आएगा आंसर आपके पास 21 आ गया। 21 ऑप्शन देखिए और लगा लीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन जो है यहाँ पर देख रहे हैं सी बिल्कुल सही है, 21 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की देखिएगा जो है 41 नंबर प्रश्न, क्या बोला जाता है कि 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज में भी आपको ट्रिक बताए हैं भाई, यदि आपको ट्रिक पता है तो आप बना लीजिएगा। क्या ट्रिक आपको दिया है कि R गुना T कर दो, वही तो ब्याज होता है ना। यानी कि 15 चौका 60% ही तो ब्याज होगा, है ना। और 60% यदि आप निकाल लेते हो तो आंसर हो जाएगा कितना का 18,440 का निकालो 60% का मतलब क्या हो जाएगा बट्टा 100। अब 1 0 से 1 0 यहाँ काट लो, 1 0 से 1 0 यहाँ काट लो, यानी कि 1844 में 6 से गुना कर लो, जो आंसर आता है वही होगा, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर यानी कि कौन सा 41 नंबर प्रश्न का आंसर बी होगा, 11,064 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर दिए हुए है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ लो, उसको 2 से गुना कर लो, यानी 30 20 क्या हो गया 50, और 50 को 2 से यदि गुना करते हैं क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि नहीं। अब जो बचा यानी कि 43 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न में क्या बोला जाता है ध्यान से देखिएगा। कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, 47 दिन के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। ठीक है, एमडीएच की कहानी है, एमडीएच की कहानी कर लेते हैं। यहाँ पर दिन में है तो इसे भी सप्ताह को दिन में बदलना होगा, यानी कितना दिन में 7 दिन में एक सप्ताह होता है। और वर्क कहाँ लिखाता है, केला खाने का काम कर रहा है तो केला क्या हो गया वर्क हो गया, यानी केला 28 कहाँ लिखाएगा नीचे लिखाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 28 दर्जन में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ केले के रूप में लाना है, तो दर्जन को क्या में बदल दीजिए केले के रूप में। एक दर्जन में कितना वस्तु होता है 12 वस्तु, यानी 12 से यदि गुना कर देते हैं तो वह केला बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 47 दिन, इस साइड में लिख देंगे 47 दिन में, और कितना केला की जरूरत है वो। अब इसे गुना कर लो, 7 चौक 28, यानी आपको अब गुना करना है 47 गुना 12 गुना 4, जो भी करके आता है आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर बन रहा है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, 2256 केले की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 2197 का घनमूल क्या होगा। देखो भाई घनमूल निकालने के लिए घन का मतलब 3, क्या घन का मतलब 3 होता है, यानी कि शुरू का 3 अंक गायब कर दो,
यहां तक सीख गया। अब देख लो 1 से लेकर के 9 तक में घन क्यूब करते हैं तो किसमें इकाई अंक 7 आता है? तो 3 का 27 होता है, 3 का घन क्यूब 27 होता है जिसका इकाई अंक 7 है, यानी कि 3 अंक बदले कितना लिख दें? 3 लिख लें, क्योंकि 3 का घनमूल 27 होता है, इकाई अंक 7 है 3 का, और वो साइड 2 है। अब देख लो किसके घनमूल के करीब है, तो 1 का घनमूल 1 और 2 का तो 8 हो जाता है, ज्यादा नहीं लेना है, कम चलेगा, यानी कि ये साइड 1, यानी टोटल कितना बन गया? 13 का। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको निकालना है HCF। HCF कितना का निकालना है? 12, 15, 18 और 21 का। क्या ट्रिक बताएं आपको कि सबसे छोटा को पकड़िए। सबसे छोटा कौन हो गया? 12। अब देख लो कि 12 से 12 कट जा रहा है, 15 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। तो 12 से छोटा वैसी कौन सी संख्या है जिससे सब कट जाए? तो पहले बड़ा अंक से ऑप्शन से देखना है। 12 से तो कटेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। 8 से देख लो, 8 से तो 15 कटेगा नहीं, ये तो खत्म हो गया। देखो 6 से, तो 6 से तो 12 कट रहा है, 18 कट रहा है, 21 कट रहा है, लेकिन 15 नहीं कटेगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। 3 से देखो 12 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, यानी कि 3 बिल्कुल आपका सही आंसर है, यानी 45 का आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 46 नंबर प्रश्न, यानी अब जो हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन डी में देखने वाले हैं, यानी कि आज की रीजनिंग का प्रश्न देखने वाले हैं। इसी तरीका से आपका भी एग्जाम में आने वाला है प्रश्न, बस आपको इसी तरीका से पढ़ाई करना है, और आपके लिए तो प्रत्येक दिन सेट पेपर लेकर के आते ही रहते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ लगे रहें, पढ़ते रहें, बस ईमानदारी से पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आज की 46 नंबर प्रश्न, यानी रीजनिंग का प्रश्न है। देखिएगा, कहता है P मां है K की। अब यहां पर देख लो, K का एक मां है, मां तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, कौन मां है? तो P मां है। P मां है किसका? K का। मां है यानी कि माइनस हो गया। अगला स्टेप, K बहन है D का। K जो है बहन है किसका? है बहन D का। D का इसका ये बहन है, यानी कि K क्या है? माइनस है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर कहता है D पिता है J का। D जो है पिता है, D साहब कौन है? पिता है किसका? तो J का। J का ये ले लो, J का ही पिता हो गए, पिता है, यानी कि ये D क्या है? प्लस हो गया। हो गया। अब देख लो ये दोनों का पिता कौन हो गया? ये दोनों। D का पिता भी P और K का भी माता, D का माता भी P और K का माता भी P है। D का बेटा का नाम है J। ठीक है, तो कहता है कि P और J के साथ कैसी संबंध है, यानी J का के पीढ़ी ऊपर जाना है, J को एक पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर कौन होगा? तो दादी होगी। माइनस है तो दादी होगी, और देखिए प्लस के साइड है, अगर माइनस के साइड रहता तो नानी हो जाती, लेकिन प्लस के साइड है तो दादी होगी, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत जल्द ही आपके लिए ब्लड रिलेशन पे वीडियो लेकर के आएंगे, बस टेंशन नहीं लेना है भाई। अभी एग्जाम का थोड़ी सी दिन बच रही है, तो टेंशन बस नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि बीते हुए परसों को मंगलवार था। अब देख लो, ये आज हो गया, आज बना लिए। अब बीते हुए परसों में जाते हैं, ये बीते हुए कल हो गया, बीते हुए परसों हो गया। ठीक है, इस दिन क्या है? मंगलवार है। यहां तक क्लियर हो गया। अब कहता है तो आने वाले परसों, ये आज है तो आने वाला कल हो गया, आने वाला परसों है, कौन सा दिन होगा? तो मंगल से देख लो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यानी कि आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, शनिवार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 48 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना। 48 नंबर प्रश्न क्या बोला जाता है? बस आपका क्या है? ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए पर डे आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सब का प्रश्न लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला लेटर से चलते हैं, सी,
सी के बाद डी ई, 2 बढ़ा एफ जी एच आई, क्या होगा आई होगा, आई के बाद जे के हो गया, है ना। दूसरी लेटर देखते हैं, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस, यहाँ पर क्या हो जाता है एस हो जाता है। दो ही ऑप्शन से देख लेते हैं, पता चल रहा है कि आई एस वाला ये है, ये आंसर आप मार देना है, यानी कि 48 का सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न। देखिएगा 49 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, कहता है कि दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, खाली स्थान है 121 है। यदि आपको पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है मेरे भाई तो सारा क्वेश्चन को बतला रहे हैं, बस उससे आप बना सकते हो। क्या है 1, 9, 25, 49, खाली स्थान 121। तो देखो एक का स्क्वायर है, उसके बाद 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 7 का स्क्वायर है। अगला किसका स्क्वायर होगा, तो इसी से समझ लो 2 बढ़ा 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर 9 नमा 81। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की 50 नंबर प्रश्न कहा जाता है यदि एम डी से 5 मीटर पूर्व में है। ध्यान से समझना है, यदि क्वेश्चन पता चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पता चल रहा है तो बोल दे रहे हैं, वहां से आप समझो। कहता है यदि एम डी से 5 मीटर पूर्व है, एफ डी से 5 मीटर दक्षिण में है, के एफ से 5 मीटर पूर्व में है, तो के परस्पर एम किस दिशा में है। यही प्रश्न पूछा गया है। अब इसे सॉल्यूशन देते हैं। देखो सबसे पहले ऐसे बना लेना है, ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर, इतना क्लियर कर लिए। अब देखो एम कहता है डी से उत्तर है, डी यहाँ पर ले लो। अब डी से कहता है कि एम का वैल्यू है पूर्व में, पूर्व कने है ये साइड है, ये साइड ले लेते हैं, कौन है तो एम है। कितना आगे है तो 5 मीटर आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देख लो एफ जो है डी से 5 मीटर दक्षिण है, डी से 5 मीटर दक्षिण है कौन तो एफ है, यहाँ पर एफ है। ठीक है, एफ ले लिए दक्षिण में। आगे देख लो 5 है तो 5 लिख दो। आगे देख लो के जो है एफ के 5 मीटर पूर्व में है, के एफ के 5 मीटर पूर्व, तो एफ के 5 मीटर पूर्व कर लो यहाँ पे कौन तो के हो गया। अब कहता है कि के परस्पर एम किस दिशा में है, तो के से देखो एम किस दिशा में है, तो एम इस दिशा में है, यानी के किस दिशा में है तो के उत्तर में है, नॉर्थ में है। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। यानी कि ये 2020 का प्रश्न था और इसी तरीका से आपका भी आने वाला एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इसी लेवल की तैयारी करनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर से कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट हम पढ़ते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमें विदा दीजिए। जय हिंद।